सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और आज के सेशन में अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, राइट। बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का कोर्स CBT 2 499 में अवेलेबल है। तो अगर आप एनरोल करना चाहें तो 499 पे करके एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपकमिंग आरआरबी जेई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो CBT 1 CBT 2 दोनों कोर्सेस आपको चाहिए, तो आप 777 में कोर्सेस में दोनों कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। तो आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी CBT 1 एंड CBT 2 में सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। गेट 26 का कोर्स 2222 में अवेलेबल है। 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे आरआरबी जेई SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, एंड ESE नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जिसमें UPSC का ये एग्जामिनेशन होता है और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इंडिविजुअल बेसिस पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर किसी अदर इंजीनियरिंग लाइक सिविल और मैकेनिकल के जितने भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं लाइक नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड EMT, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, EMT, माइक्रो प्रोसेसर, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को आप इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन को चूज करके आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट एक्सटेंशन कोर्स फॉर 26 की आपने 25 में एनरोल किया था एंड 26 में कोर्सेज को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो 1500 रुपीज़ पे करके आप 26 के लिए कोर्सेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। UPPSC AE जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में 22 सब्जेक्ट्स इस बार ऐड हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ग्रीन एनर्जी, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इस तरीके के सब्जेक्ट इंक्लूड हुए हैं जो कि कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है। तो आप 1111 पे करके 1111 पे करके इन कोर्सेस में सारी की सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस के सेक्शन में है, राइट। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप रिलेट करते हैं एंड जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट में जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे गेट स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, जैसे कि गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, तो सारे के सारे ऑन यूनिक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जो कि आपकी इंजीनियरिंग टेक्निकल एबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेगा, पीक पे लेके जाएगा। और इसका प्राइस 333 है जो कि आप इजीली एनरोल कर सकते हैं इसमें और अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, राइट। जनरल एप्टीट्यूड का गेट के एग्जामिनेशन में अच्छा खासा वेटेज होता है जो कि 13 से 15 मार्क्स गेट एग्जामिनेशन में कवर करता है, राइट। तो जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी की टीम
एक ई बुक लॉन्च की हुई है, ध्यान रखिएगा ये एक ई बुक है, नॉट अ फिजिकल फॉर्म। तो इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इसमें प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको किसी अदर रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी प्राइस 222 है, और लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर्टिकुलर बुक को आप सैम्पल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं कि किस वे में ये बुक ऑर्गेनाइज की गई है, राइट। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की आप गेट एकेडमी के टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट जो है गेट का टेस्ट, उसमें एनरोल करते हैं और कूपन कोड यूज़ करते हैं GAOTSY। ध्यान रखिएगा GAOTSY अगर आप यूज़ करते हैं तो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हैं। सरप्राइज डिस्काउंट है एंड लिमिटेड टाइम ऑफर है, एंड फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स के लिए ये ऑफर वैलिड है। SSC जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ई बुक गेट एकेडमी की टीम लॉन्च कर चुकी है। आप प्ले स्टोर पे जाके चेक कर सकते हैं। ये इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज कंबाइंड ई बुक है, राइट। कि आपको सब्जेक्ट वाइज अगर एनालिसिस करना है तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी इस ई बुक में है, एंड ईयर वाइज भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसको आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके प्रिपरेशन में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि ये बुक में है। और ये पेपर 1 के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक अवेलेबल होगा, उस लिंक पे जाके आप प्ले स्टोर पे पहुंचेंगे, या फिर प्ले स्टोर पे डायरेक्टली ई बुक वाले सेक्शन पे SSC जेई पेपर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक लिखेंगे तो आप डायरेक्टली इस ई बुक तक पहुंच जाएंगे, और वहां से जाके फ्री सैंपल्स आप डाउनलोड करके इस ई बुक को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ई बुक ऑर्गेनाइज की गई है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है और किस तरीके से चीज़ें हैं, राइट। तो वो सैंपल ज़रूर डाउनलोड करिएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सैंपल्स डाउनलोड कर सकते हैं और इस ई बुक में आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मूव करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे
तो आज के सेशन में हम लोग, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया, फर्स्ट लेक्चर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पे था हमारा। आज के सेशन में उसी टॉपिक को हम लोग एक्सटेंड करते हैं एंड फर्दर डिस्कस करते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हमारे पास लास्ट सेशन में आ चुका था। एंड आज हम लोग और रिपल्सन टाइप और अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोग देख चुके थे और उनके एडवांटेज भी डिस्कस कर लिया था, डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लिया था, और डिस्कस ये भी किया था हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ एरर में एरर्स ड्यू टू हिस्टेरेसिस, जो कि बोथ आपके हिस्टेरेसिस बोथ एसी एंड डीसी में अकर होते हैं। तो एसी के लिए तो आप लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स और अदर सब्जेक्ट्स में आप लोग पढ़ते हैं कि एसी के केस में हिस्टेरेसिस लॉस होता है, लेकिन डीसी में हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में आइडिया क्रिएट करना पड़ेगा आज के सेशन में, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोर्सेस ऑफ एरर में कि हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू एसी एंड डीसी। एसी के लिए तो कॉमन है, डीसी में किस तरीके से हिस्टेरेसिस लॉस आपके मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में होता है, वो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जिसमें हम लोग आइडिया क्रिएट करेंगे एंड देन एडी करंट लॉसेस के बारे में बात करेंगे और फिर फर्दर डिस्कस करते हैं, राइट। तो सोर्सेस ऑफ एरर में एरर ड्यू टू हिस्टेरेसिस की वजह से किस तरीके से एरर प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आयरन वेन यूज किया हुआ है बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में सिंगल आयरन वेन यूज किया हुआ था एंड रिपल्सन टाइप में डबल आयरन वेन यूज किया हुआ था, जहाँ पे एक फिक्स्ड था और जिसमें अपोजिट पोलैरिटी डेवलप हो रही थी एन और एस, और दूसरा जो मूविंग वाला था उसमें भी एन और एस डेवलप हो रहा था, और इन दोनों के कारण सेम पोलैरिटी डेवलप होने के कारण दोनों में रिपल्सन देखने के लिए मिल रहा था कि एन टू एन एक दूसरे को रिपल करेंगे एंड ये फर्दर मूव कर रहा था, राइट। तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने देखा हुआ था। प्रीवियस सेशन में तो वहीं से टॉपिक एक्सटेंड करते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आयरन वेन में हिस्टेरेसिस लॉस अकर होगा। तो ध्यान देते हैं कि एज यू ऑलरेडी नो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और बी एच कर्व अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो आई और फाई के बीच में रिलेशन अगर इस्टेब्लिश करें तो इनिशियली जब करंट फ्लो करेगा आपके इंस्ट्रूमेंट में, कॉइल्स के थ्रू फ्लो करता हुआ आएगा, बट दिस हिस्टेरेसिस शो नॉन लीनियर relation between phi and I and hence these is an error due to hysteresis। hysteresis error क्या होता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मटेरियल्स में पढ़ते हैं, और आपने 12th में भी हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ के रखा हुआ है कि इट इज़ अ बेसिकली लॉस ड्यू इट इज़ अ बेसिकली अ एनर्जी लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी। तो रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि हम लोगों को ऑब्जर्व होता है कि जितना हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं कि विदाउट एनी एफर्ट सम फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलती हैं, कि अगर करंट हम लोग इंजेक्ट करें, कि सपोज करिए इस तरीके से कोई भी आयरन बॉडी है और यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स हम लोगों ने प्रोवाइड करके रखा हुआ है कि आयरन वेन के ऊपर में या फिर ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल लिया हुआ है जिसके म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उसके ऊपर में इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है। इस तरीके से अगर हम लोगों ने वाइंडिंग किया हुआ है और यहाँ पे अगर करंट इंजेक्ट करते हैं इन दोनों टर्मिनल्स के थ्रू,
अगर कोई साइनसोइडल करंट सप्लाई करता है कि सम वोल्टेजेस हम लोगों ने सप्लाई किया जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो करंट जब फ्लो करेगा तो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब करंट जीरो से साइनसोइडल करंट कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। करंट का मैग्नीट्यूड जीरो टू पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव टू जीरो, राइट। तो ये आई मैक्स वैल्यू होती है, राइट। तो ये सपोज करिए इसकी वैल्यू, लेट मी टेल यू, दिस इज 10 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज नेगेटिव 10 एम्पियर, नेगेटिव 10 एम्पियर, राइट। तो करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान देते हैं, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टेरेसिस लूप कैसा बन रहा है, कि किसी मटेरियल में अगर इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, साइनसोइडल करंट हम लोगों ने सप्लाई किया, तो इस यहाँ से तो करंट अगर हम लोगों ने सप्लाई किया तो जब भी करंट, व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर विल बी द इंड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस एज पर द ऑस्टेड रूल, कि जहाँ पे भी करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन सेटअप होंगी। अब इस मटेरियल में करंट का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन अगर नोन है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन, और फ्लक्स लाइंस नोन है तो करंट का डायरेक्शन इवेल्युएट कर सकते हैं। अब ये करंट अगर कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि जीरो से, जब करंट की वैल्यू जीरो से इंक्रीज होके 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस तरीके से इंक्रीज हुई, तो फर्स्टली ये इस तरीके का एक्सिस फॉलो करेगा, इस तरीके का कर्व फॉलो करेगा, राइट। एंड आफ्टर दैट 10 एम्पियर पहुंचने के बाद, जब ये 10 एम्पियर पे पहुंच गया तो अब इसको क्या करना है, रिवर्स होना है। जब करंट रिवर्सल होगा इस तरीके से तो कर्व कैसा देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए करंट की वैल्यू यहां से 0 एम्पियर थी, यहाँ पे लेट सपोज 2 एम्पियर, यहाँ पे 5 एम्पियर, और यहाँ पे 10 एम्पियर आपको देखने के लिए मिल रही है, 10 एम्पियर्स, और यहाँ पे करंट की वैल्यू है 8 एम्पियर्स, राइट। तो 0 to 2 to 5 to 8 to 10 एम्पियर पे जब पहुंचेगा तो अपने पीक पे पहुंच गया, राइट। अब जब करंट रिवर्स होगा 10 एम्पियर से, 10 एम्पियर से फिर अगेन 0 पे पहुंचना है इसको, तो करंट जब रिवर्स होगा तो BH जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनकी परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि करंट के रिवर्स होने के कारण ये जो कर्व है BH कर्व, वो अब दूसरा कर्व फॉलो करेगा, दूसरा कर्व फॉलो करेगा कि 10 एम्पियर पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे, राइट, 8 एम्पियर पे मैग्नीट्यूड फ्लक्स का यहाँ पे ना रह के यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये मैग्नीट्यूड होगा। 5 एम्पियर पे मैग्नीट्यूड इतना होगा, जबकि प्रीवियसली 5 एम्पियर पे कितना था, इतना, राइट। लेकिन अब जब रिवर्सल हो रहा है तो अगेन 5 एम्पियर पे जब पहुंचेगा तो मैग्नीट्यूड ये इतना ना रहेगा फ्लक्स का, उससे ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। एंड देन 2 एम्पियर पे पहुंचेगा तो अगेन मैग्नीट्यूड ज्यादा प्रीवियस केस से, एंड देन 1 एम्पियर पे पहुंचेगा तो अगेन ज्यादा, 0 एम्पियर पे जब पहुंचेगा तो अगेन सम फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी, 0 एम्पियर पे भी कुछ फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी, एंड जो कि रेसिडुअल फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लेके आती हैं, राइट। रेसिडुअल फ्लक्स कि विदाउट एनी करंट सम फ्लक्स लाइंस अवेलेबल है मैग्नेटिक मटेरियल में, सम बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स, राइट। तो अब अगेन ये फ्लक्स अगर ये करंट अगर नेगेटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव 10 एम्पियर पे जब पहुंचेगा तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से होगा। नेगेटिव 10 एम्पियर पे इधर क्या होगा, अगर ये इधर पॉजिटिव 1 एम्पियर था तो इधर नेगेटिव 1 एम्पियर होगा, राइट। यहाँ पे नेगेटिव 2 एम्पियर होगा, यहाँ पे नेगेटिव 10 एम्पियर होगा, समथिंग लाइक दिस। तो नेगेटिव 10 एम्पियर पे मैग्नीट्यूड इस तरीके से होगा। एंड देन अगर फिर करंट की वैल्यू रेड्यूस हो रही है, करंट अगेन -8 एम्पियर, -6 एम्पियर, -4 एम्पियर, -2 एम्पियर एंड 0 एम्पियर, तो -6 एम्पियर, -8 एम्पियर। तो अगेन जब करंट की वैल्यू रेड्यूस हो रही है इस तरीके से, ये मैग्नीट्यूड देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑपरेटिंग फ्लक्स जो होंगे वो ये वाला कर्व फॉलो करेंगे, उसी सेम कर्व से वापस नहीं जाएंगे। ये होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी।
तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए -6 एम्पियर पे मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है ये। -2 एम्पियर पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है ये, राइट। तो ये होता है BH कर्व, मैग्नेटिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है। तो ध्यान देते हैं कि करंट फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब नहीं रह गई है, करंट फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब नहीं रह गई है। कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती तो BH कर्व कैसा मिलता, BH कर्व ऐसा मिलता, H is directly proportional to I and B is directly proportional to flux, राइट। तो कर्व ऐसा मिलता कि 1 एम्पियर सप्लाई किया 1 वेबर फ्लक्स, 2 एम्पियर सप्लाई किया 2 वेबर फ्लक्स, लाइक दिस, या फिर 0.2 मिली वेबर फ्लक्स, समथिंग लाइक दिस। बट देयर इज हिस्टेरेसिस, सो नॉन लीनियर रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड करंट, and hence this is an error due to hysteresis। कि जब मटेरियल में इस तरीके से कॉइल था, आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, कि कॉइल के थ्रू हम लोग करंट इंजेक्ट करते थे, तो करंट इंजेक्ट होता था तो फ्लक्स इस तरीके से जनरेट होता था, राइट, क्योंकि आयरन वेन बीच में रखा हुआ था। अब करंट अगर कॉइल से फ्लो होता हुआ आ रहा है, तो जो 10 एम्पियर मिला, सॉरी, जो हम लोगों ने 2 एम्पियर सप्लाई किया इनिशियली, तो 2 एम्पियर जब गया तो जितना फ्लक्स लाइंस क्रिएट होगा, जितना फ्लक्स लाइंस क्रिएट होगा, और अगेन देखिए पॉजिटिव इस तरीके से 2 एम्पियर सप्लाई किया तो कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मिला, 2 एम्पियर पे इतना मैग्नीट्यूड मिला। लेकिन जब यहाँ पे आया तो 2 एम्पियर पे ही फ्लक्स लाइंस कुछ और है ना, तो फ्लक्स लाइंस चेंज हो रही हैं, जिसके कारण जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में एरर प्रोड्यूस होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में फ्लक्स के चेंज होने के कारण सम एक्स्ट्रा टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। दिस इज द एरर ड्यू टू हिस्टेरेसिस। तो इसको समझने की जरूरत है, हम लोगों को एनालाइज करने की जरूरत है कि, और आपको ये भी रिलेशन मालूम है कि साई इज इक्वल टू n5, फ्लक्स लिंकेजेस क्या होता है n5, साई इज इक्वल टू n5 विच कैन अगेन बी रिटन एज Li, क्योंकि phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा इंडक्टेंस का फॉर्मेशन होगा, राइट, इंडक्टेंस का, इंडक्टर का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ध्यान देते हैं कि इस तरीके से हमारा MI मीटर है, मूविंग आयरन मीटर है, एंड यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, और ये इस तरीके से इस सर्क्यूटरी में करंट मेजर करने के लिए एस्टेब्लिश किया हुआ है। अब यहाँ पे DC अगर हम लोग सप्लाई करते हैं, AC में तो होगा, ये तो पता चल गया हम लोगों को, AC में होता ही है, लेकिन DC के केस में किस तरीके से हो रहा है। तो DC के केस में जब करंट इस तरीके से आ रहा है मूविंग आयरन मीटर में, तो ध्यान दीजिएगा जब करंट 0 से 3 एम्पियर तक पहुंचेगा, कि 3 एम्पियर 0 एम्पियर था जब DC वोल्टेज हम लोगों ने इंजेक्ट किया, अब वोल्टेजेस को बढ़ाया तो 3 एम्पियर तक पहुंचा, 3 एम्पियर तक पहुंचा, राइट। लेकिन अब इस लोड रजिस्टर को जब वेरी करा रहे हैं हम लोग, चेंज करा रहे हैं, तो रजिस्टेंस के वेरी करने के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू क्या होता है VDC डिवाइडेड बाई दिस लोड रजिस्टर। अब ये लोड रजिस्टर जब वेरी करके इंक्रीज होगा तो इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 3 एम्पियर फ्लो कर रहा था, यहां से पहले 3 एम्पियर फ्लो कर रहा था, लेकिन इस लोड रजिस्टर को जब वेरी किया, इंक्रीज किया हम लोगों ने, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 एम्पियर से डाउन होगी ना, रिडक्शन होगा, क्योंकि सप्लाइड DC वोल्टेजेस क्या है वो कांस्टेंट है, इजंट इट। तो 3 एम्पियर से अगेन 0 एम्पियर तक आएगी, कि इस लोड रजिस्टर को इंक्रीज करते जाइए, इंक्रीज करते जाइए, इंक्रीज करते जाइए, तो 3 एम्पियर से 2 एम्पियर पे आएगी, 2 एम्पियर से 1 एम्पियर पे आएगी, और अगेन आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो 0 एम्पियर पे आएगी, राइट। अगर इस लोड रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई कर दें आप, तो इक्विवेलेंट टू इंफिनिटी कर दें, तो ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 से 3 और 3 से 0 पे जा रही है करंट, राइट, लोड रजिस्टर के कारण। तो ध्यान दीजिएगा करंट कैसे इंक्रीज हो रही है, 0 टू 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर टू 3 एम्पियर, इस तरीके से वोल्टेज सोर्स वेरी किया तो करंट इंक्रीज हुई 3 एम्पियर तक। अब लोड रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो करंट अगेन 3 एम्पियर से 2 एम्पियर 1 एम्पियर 0 एम्पियर पे आ रही है ना, करंट में वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो सिमिलरली H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi होता है, तो BH कर्व या फिर phi I कर्व अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा जब करंट इंक्रीज होके 1 एम्पियर पे पहुंची तो मैग्नीट्यूड
क्या था, मैग्नीट्यूड इतना था, लेकिन जब 2 पे पहुंची तो मैग्नीट्यूड इतना था, 3 पे पहुंची तो मैग्नीट्यूड इतना था, लेकिन जब अगेन रेड्यूस हो रही है तो 3 से अगेन जब 3 पे से अगेन जब 2 पे पहुंच रही है, मैग्नीट्यूड इतना नहीं मिल रहा है हम लोगों को, मैग्नीट्यूड फ्लक्स डेंसिटी का इतना मिल रहा है। मतलब सेम करंट पे 2 एम्पियर के करंट इंजेक्ट करने पे दोनों केसेस में फ्लक्स अलग अलग मिल रहे हैं, ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस अलग अलग मिल रही हैं, जो कि अगेन जाके टॉर्क में चेंजेस करेंगी और टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में एरर प्रोड्यूस करेंगी, जिससे के कारण मेजरमेंट में हम लोगों को एरर मिलेगा। तो दिस इज दी हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू डीसी इंजेक्शन, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग पॉइंट है, B1 B2 B3 डैश पॉइंट है, एंड दिस इज B1 B2 B3 पॉइंट है। तो दोनों केसेस में क्या मिल रहा है हम लोगों को, मैग्नीट्यूड्स अलग अलग मिल रहे हैं, तो जो कि अगेन एरर प्रोड्यूस करेंगे। तो B2 डैश आप जैसे देख पा रहे हैं, B2 डैश इज ग्रेटर देन B2 है, तो डिफ्लेक्शन वाइल डिक्रीजिंग इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन वाइल इंक्रीजिंग। इंक्रीज हो रहा था तो फ्लक्स डेंसिटी कितनी थी, इतनी 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 कम थी, लेकिन जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो जिसके कारण अगेन फ्लक्स डेंसिटी में डिफरेंस है इंक्रीज और डिक्रीज होते समय, तो अगेन जो है एरर यहाँ पे ऑब्जर्व होगा ड्यू टू दी ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस, राइट। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं हिस्टेरेसिस लॉस एरर इन केस ऑफ डीसी। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नैरोअर बीएच लूप का मटेरियल प्रेफर करते हैं हम लोग, कि इस तरीके से नैरोअर बीएच लूप का मटेरियल लेंगे। बीएच लूप एक देखिए कौन सा मटेरियल चूज करेंगे इसको कम करने के लिए, दो कर्व हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग खुद से बताइएगा कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। एक कर्व कुछ इस तरीके से है, वाइडर, राइट, और दूसरा कर्व जो है एकदम नैरोअर है, नैरोअर। ये दूसरा मटेरियल लिया हम लोगों ने जो कि एकदम नैरो बीएच लूप है, नैरो और बीएच लूप है। तो देखिए इंक्रीज होते समय और डिक्रीज होते समय जो वैल्यूज मिलेंगी उनमें डिफरेंस क्या रहेगा, कम मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे देखिए कि 2 एम्पियर पे मैग्नीट्यूड इतना था, डिक्रीज होते समय 2 एम्पियर पे मैग्नीट्यूड इतना, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी का वेरिएशन था, लेकिन इस मटेरियल में कम मिलेगा, इसलिए इस तरीके का मटेरियल हम लोग यूज करेंगे। जनरली द एरर ड्यू टू हिस्टेरेसिस इज अप टू 2 to 3%. However, by using nickel and ferrous alloy जनरली ड्यू टू हिस्टेरेसिस 2 से 3% का, 2 से 3% का एरर होता है, लेकिन अगर हम लोग निकिल फेरस एलॉय यूज करें तो दिस एरर कैन बी reduced अप टू 0.05%, विच इज वेरी लेस, राइट। तो यहाँ पे भी एरर मिलेगा, इस मटेरियल में भी एरर मिलेगा। ये हम लोगों ने किस मटेरियल का यूज किया अपना आयरन वेन बनाने के लिए, निकिल फेरस एलॉय। अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका BH लूप नैरोअर रहता है, तो एरर 0.05% का मिलेगा, विच इज रियली लेस वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कंपनसेट करेंगे हिस्टेरेसिस लॉस को। देन नेक्स्ट वाला जो लॉस है वो एरर ड्यू टू एडी करंट लॉस है, एरर ड्यू टू एडी करंट लॉस। कि इस तरीके से कॉइल होती थी, यहाँ से आपने करंट का इंजेक्शन किया, इस तरीके से I ऑफ t AC करंट फ्लो होता हुआ जा रहा है। अब ये AC करंट अगर इस कॉइल में फ्लो करेगी, इस तरीके से कॉइल में फ्लो करेगी, तो फ्लक्स लाइंस क्रिएट होगा। व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर विल बी द इंड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस। तो फ्लक्स किसके कारण क्रिएट हो रही है, इस करंट के कारण क्रिएट हो रही है। मैग्नेटिक करंट सॉरी इलेक्ट्रिक करंट्स ही रेस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए। करंट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस फ्लक्स एंड magnetic field, and voltages are responsible to produce electric field. Voltages are responsible to produce electric field. Hope you understand. Next, अब एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे,
ये इस तरीके से करंट के कारण फ्लक्स फ्लो होता हुआ आ रहा है ना, मटेरियल में फ्लक्स फ्लो होता हुआ आ रहा है, ये करंट फ्लो की तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये फ्लक्स लाइंस इस आयरन वेन से होती हुई जाएंगी, ये जो मिडिल पोर्शन में दोनों कॉइल्स के बीच में रखा हुआ है, दिस इज आयरन वेन, आयरन वेन, आयरन वेन रखा हुआ है, इससे होती हुई फ्लो कर रही थी, जिसके कारण ये मटेरियल में मूवमेंट हो रहा था ड्यू टू रिलक्टेंस टॉर्क, जो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया हुआ था। अब जब करंट फ्लो करेगी तो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, राइट। और ये अगर एसी करंट हम लोगों ने इंजेक्ट किया हुआ है तो फ्लक्स भी कैसे प्रोड्यूस करेगी, फ्लक्स भी जो होगा, अगर करंट एसी है, साइनसोइडल है, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, साइनसोइडल फ्लक्स होगा। तो ये मटेरियल कैसा है, मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है तो एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि इस मटेरियल पे वोल्टेजेस इंड्यूस हो जाएंगे, जिस वोल्टेजेस को हम लोग कहेंगे एडी इंड्यूस वोल्टेजेस, एडी इंड्यूस वोल्टेजेस, राइट। और इस एडी इंड्यूस वोल्टेजेस के कारण इस मटेरियल में इस तरीके से एडी करंट सर्कुलेट होंगे, इस तरीके से एडी करंट सर्कुलेट होंगे। और जहां पे भी करंट है ये एडी करंट्स प्रोड्यूस हुए, जहां पे भी करंट्स फ्लो होते हैं वहां पे एज पर द ऑस्टर्ड रूल व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर विल बी द इंड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस, वहां पे इंड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी, एडी इंड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस, राइट। तो ये जो एडी इंड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस हैं और यहां से जो फ्लक्स आ रहा है मेन फ्लक्स, ये मेन फ्लक्स है कॉइल के थ्रू जो आ रहा है, और ये वाला जो फ्लक्स है, दो फ्लक्स लाइंस अगर पाथ में आएंगी तो एक दूसरे के पाथ को इंटरप्ट करेंगे, एक दूसरे के पाथ को इंटरप्ट, दीज एडी इंड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस interrupts the path or magnitude of net flux, right। जो ये मेन फ्लक्स आ रहा है, लेट मी राइट मेन फ्लक्स, मेन फ्लक्स ड्यू टू दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में चेंजेस होगा एंड अगेन एरर प्रोड्यूस होगा विच प्रोड्यूसेस एरर, राइट। तो एडी करंट लॉस इस तरीके से हो रहा है, एडी सोर्सेस ऑफ एरर, एडी एरर, कि ये आयरन वेन है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, इस तरीके से फ्लक्स लाइंस आ रही हैं, तो टाइम वेरिंग फ्लक्स लाइंस है जिनका मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। फ्लक्स लाइंस इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, चेंज इन फ्लक्स लाइंस अगर ये मटेरियल एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसमें वोल्टेजेस डेवलप हो जाएगा, जिनको हम लोग बोलेंगे एडी इंड्यूस वोल्टेजेस, जो कि स्मॉल स्मॉल करंट सर्कुलेट करेंगे, उनको बोलेंगे एडी करंट्स। अब ये एडी करंट्स टोटल फ्लक्स के पाथ में इंटरप्शन करेंगी और टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगी, जिसके कारण जो पॉइंटर रोटेट कर रहा था हमारा उसमें एरर देखने के लिए मिलेगा। तो इन एरर्स को हम लोग कह रहे हैं एडी करंट एरर्स, राइट। जबकि एडी करंट्स का जब, इसीलिए हम लोग एडी करंट्स डैम्पिंग जब यूज़ करते हैं तो वो हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग खुद का ऑपरेटिंग फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि स्मॉल स्मॉल फ्लक्स के इंटरप्शन के कारण कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि एयर कोर कॉइल यूज़ किया हुआ है, एयर कोर कॉइल में के यूज़ करने के कारण खुद का ऑपरेटिंग फील्ड वीक है, जिसके कारण एडी इंड्यूस्ड फ्लक्स इस ऑपरेटिंग फ्लक्स को इंटरप्ट करेगा, जिसके कारण टोटल जो टॉर्क डेवलपमेंट हो रहा है उसमें एरर प्रोड्यूस होगा, उसमें चेंजेस होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था, अगर इसको फर्दर डिटेल में समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि ये टोटल फ्लक्स जो फाई आ रहा था, ये जो टोटल फ्लक्स फाई था उसको इस तरीके से फेजर में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, राइट।
और इंड्यूस्ड वोल्टेजेस जैसा कि आपको मालूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी होता है एज पर द फेराडेज लॉ, यू नो दिस ऑल थिंग। फैराडे एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ कि एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, राइट। तो इसके कारण ये नेगेटिव साइन आता है। जितने भी आपने फैराडे लॉ 10th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वेयर फाई, अगर हम लोगों ने करंट साइनोसोइडल लिया हुआ है, इफ आई वी हैव टेकन इज आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो अभी हम लोगों ने देखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, देयरफॉर फाई इज ऑल्सो फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई एम साइन ओमेगा टी। कि अगर करंट साइनोसोइडल है तो फ्लक्स भी आपका कैसा होगा, साइनोसोइडल होगा, एसी करंट होगा, एसी फ्लक्स होगा, टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा ना, इस टाइम पीरियड पे मैग्नीट्यूड इतना, इस टाइम पीरियड पे मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, राइट। तो टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स भी वेरी कर रहा है। तो देयरफॉर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया फाई एम साइन ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, एंड फाई एम क्या है, कांस्टेंट है, फाई एम कांस्टेंट बाहर आ गया, एंड डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी विच कैन बी रिटन एज ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। कि टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं एंड यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है, देयरफॉर ओमेगा से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एंड कॉस ओमेगा टी लिखा हम लोगों ने। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को इंडिकेट हुआ कि ई कैन बी रिटन एज, ई कैन बी रिटन एज ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो देखिए ये ऑपरेटिंग फ्लक्स से ये क्या है, ये आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, जो फ्रंट वैल्यू रहती है साइन या कॉस की, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये ई एम साइन ओमेगा टी आ गया। अब इसको अगर फेजर में रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को तो कैसे करेंगे, ये फाई था तो फाई से फाई एम साइन ओमेगा टी था, ये फाई हम लोगों ने माना हुआ था, राइट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आ रहा है वो ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, तो माइनस 90 डिग्री कहाँ पे होगा, ये होगा माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब एडी करंट्स कहाँ पे ड्रॉ करें, दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो एडी करंट ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को इम्पिडेंस से रिलेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये जो आयरन वेन हम लोगों ने यूज किया था, दिस इज द आयरन वेन, कुछ इस तरीके से आयरन वेन यूज किया था, आयरन वेन। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। आयरन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। तो all electrical conductors contain resistance, all electrical conductors contains resistance, and if conductor is experiencing, conductor is experiencing, if conductor is experiencing change in magnetic flux lines, change in magnetic flux lines, so inductance will be formed, inductance will be formed।
तो इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑब्जर्व होगा यहाँ पे। तो टोटल इम्पिडेंस ऑफ दिस आयरन वेन अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़े तो टोटल इक्विवेलेंट इम्पिडेंस इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की उस कंडक्टर का, पर्टिकुलर कंडक्टर का, एज पर दी मटेरियल अवेलेबिलिटी की आपने आयरन यूज किया है, एल्यूमिनियम यूज किया है, उसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कितना है, करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी कितनी है, राइट। तो आर ई प्लस टोटल टोटल इम्पिडेंस कितना ऑफर हो रहा है, मतलब कि टोटल इंडक्टेंस कितना ऑफर हो रहा है। इंडक्टेंस कैन बी एक्सप्रेस एज जे ओमेगा एल, राइट। तो जे ओमेगा एल, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्रेस किया, ये आयरन वेन के लिए था। तो ये ए प्लस जे बी फॉर्म में है, इसको पोलर फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आयरन वेन इम्पिडेंस एट एन एंगल ऑफ एंगल अल्फा, तो कि टोटल एंगल कितना आ रहा है, tan इनवर्स बी बाई ए करके हम लोग इवेलुएट करते हैं, एज यू ऑलरेडी हैव द आइडिया। तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट का ही रिलेशन हम लोगों को चाहिए कि फ्लक्स से किस तरीके से करंट रिलेट कर रहा है, करंट लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है वोल्टेजेस से, इस तरीके से रिलेशन चाहिए कि फेजर में हम लोग रिप्रेजेंट कर सके उस पर्टिकुलर चीजों को, राइट। तो करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल वोल्टेजेस कितना था, टोटल इंड्यूस वोल्टेजेस अभी हम लोगों ने इवेलुएट किया था, ई था। वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। तो वोल्टेजेस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट एन एंगल 0 अगर हम लोगों ने लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस, कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में हम लोगों को बताना है करंट का पोजिशनिंग, तो इसलिए वोल्टेज को एज अ रेफरेंस लिया हुआ है तो 0 एंगल से डिनोट किया, तो डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस कितना है, जेड ई का मैग्नीट्यूड एट एन एंगल अल्फा, एट एन एंगल अल्फा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ई एट एन एंगल माइनस अल्फा से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल करंट को माइनस अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड हियर वी कैन राइट phi e is directly proportional to IE, phi e is directly proportional to IE, right। तो करंट कैसा आ गया, इंड्यूस ईएमएफ से लैग कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से लैग कर रहा है करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ से लैग कर रहा है एट एन एंगल अल्फा। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट का एंगल क्या है, अल्फा एंगल से, माइनस अल्फा मतलब कि लैगिंग पोजीशन है, और इस वोल्टेज से ये करंट आई लैग कर रहा है, आई लैग कर रहा है। अब आई एडी करंट आया, राइट। ये एडी करंट कौन सा करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, एडी करंट फाई ई फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, एडी इंड्यूस्ड फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज एडी करंट, राइट। लेट मी राइट हियर, एडी करंट इज दिस। और ये क्या है, एडी इंड्यूस्ड फ्लक्स, एडी इंड्यूस्ड फ्लक्स की मैथमेटिकल जो थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि टोटल फ्लक्स में क्या पैटर्न में चेंजेस आएगा, एडी इंड्यूस्ड फ्लक्स, और ये मेन फ्लक्स है, दिस इज मेन फ्लक्स। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइव डैश आ रहा है, जो कि इससे चेंज हो जा रहा है, डिफरेंट फ्लक्स देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो जो फाइव फ्लो कर रहा था और एडी करंट के कारण जो फ्लक्स है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके टोटल फ्लक्स फाइव डैश प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि चेंज कर जा रहा है, जिसके कारण एरर प्रोड्यूस होगा। दैट इज व्हाट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन की जो कि भी थ्योरेटिकल मैनर में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसकी मैथमेटिकल एंड फेजर मॉडलिंग हम लोगों ने देख लिया, राइट। तो आपको ये सब डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है और फेजर डायग्राम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट्स इट। कि मैथमेटिकली भी ये प्रूफ हो रहा है कि नेट फ्लक्स पैटर्न चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एडी इंड्यूस्ड फ्लक्स, नेट फ्लक्स पैटर्न चेंज हो रहा है, राइट। तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या ऑब्जर्व हो रहा है, फाइव डैश इज इक्वल टू फाइव फेजर फाइव प्लस फेजर फाइव ई की टोटल जो नेट मेन फ्लक्स था, मेन फ्लक्स प्लस एडी इंड्यूस्ड फ्लक्स इज इक्वल टू फाइव डैश, तो दूसरा फ्लक्स मिलेगा, तो जिसके कारण एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसके कारण सोर्सेस ऑफ एरर में ये इंक्लूडेड रहेंगी कि हाँ इसके कारण एरर
क्योंकि टोटल फ्लक्स से चेंज हो गया, ऑपरेटिंग फ्लक्स अगर चेंज हो गया तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं हम लोग अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में, और ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। तो एडी करंट्स और हिस्टैरिसीस लॉस को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, कि ये क्यों प्रोड्यूस हुई एंड हिस्टैरिसीस क्यों प्रोड्यूस हुआ। देन सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद इन 2 मिनट्स।
अब हम लोग बात करते हैं हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस एरर्स डिस्कस करने के बाद लेट अस डिस्कस अबाउट comparison between attraction and repulsion type instrument. Comparison between attraction and repulsion type instrument. An attraction type of an instrument will be having lower inductance than the corresponding repulsion type of an instrument, and voltmeters will therefore be accurate over a wider range of frequency. तो ध्यान देते हैं कि अट्रैक्शन टाइप में अट्रैक्शन रिपल्सन अट्रैक्शन टाइप में कितने आयरन वेन होते हैं? सिंगल आयरन वेन, वन आयरन वेन. इसमें कितने होते हैं? टू आयरन वेन्स, डबल आयरन वेन्स वेन, राइट. तो सिंगल आयरन वेन एंड डबल आयरन वेन. तो सिंगल आयरन वेन में क्या होगा? टोटल इक्विवेलेंट इम्पिडेंस जब आप लिखेंगे तो आर ई प्लस जे ओमेगा एल ई लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे टू ओमेगा एल ई लिखेंगे, राइट. ओमेगा एल ई जस्ट टू हो जाएगा, ये जे ओमेगा एल ई, जे टू ओमेगा एल ई. लेट मी राइट हियर. ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा एंड ओवरऑल इम्पिडेंस होगा आर ई. टू आर ई भी हो जाएगा, जेड ई, राइट. तो इसका इंडक्टेंस क्या है? डोमिनेट कर रहा है. इंडक्टेंस इसमें कम है कंपेयर टू दिस. इसका इंडक्टेंस कम है, इसका इंडक्टेंस रिपल्सन टाइप में ज़्यादा है. तो इसका इफेक्ट ये देखने के लिए मिलेगा कि attraction type of an instrument will be having a lower inductance than the corresponding repulsion type of an instrument, and voltmeters will therefore be accurate over a wider range of frequency. Repulsion type तो ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्शन टाइप ज़्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के रेस्पेक्ट में बात करें, यहाँ पे ओमेगा एज अ फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कम और इसमें टू टाइम्स वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा. तो फ्रीक्वेंसी का एरर जो होगा, एरर्स ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, रिपल्सन में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा. तो एरर इसमें अट्रैक्शन टाइप में कम होगा, अट्रैक्शन टाइप में एरर कम होगा compared to repulsion type due to frequency, right? Therefore accurate over a wider range of frequency. Attraction type is more accurate over a wider range of frequency. तो ये सब कंपैरिजन के बेसिस पे आपको एमसीक्यू फ्रेम कर देगा, राइट. तो सारी की सारी चीज़ें रीड करना एंड क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है.
इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू, और उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। Repulsion instruments are more suitable for economical production in manufacture, and a nearly uniform scale is more easily obtained and therefore much more common than the attraction type. तो रिपल्सन टाइप में क्या होता है कि ये देखते हैं, ये वाला पॉइंट अभी हम लोग आने वाले सेशंस में देखेंगे। रिपल्सन इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर सुटेबल फॉर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड इन मैन्युफैक्चरर, ये पॉइंट रिमेंबर रखिए। एंड नियरली यूनिफॉर्म स्केल रिपल्सन टाइप में देखने के लिए मिलेगी, राइट। नियरली यूनिफॉर्म स्केल इज मोर easily obtained and therefore much more common than attraction type। अट्रैक्शन टाइप से मोस्ट कॉमन है रिपल्सन टाइप, क्योंकि इसमें लीनियर स्केल ऑब्टेन करना इजी होता है। अभी हम लोग स्केलिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से लीनियर स्केल हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं रिपल्सन टाइप में, जबकि ये डिफिकल्ट टास्क होता है अट्रैक्शन टाइप में, राइट। Again error, just a second, let us check the system book। हेलो, वायरिंग का कुछ इशू है, चलिए देखते हैं हम लोग। ध्यान देते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग अब रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं इस तरीके से। ये लोड के अक्रॉस में सीरीज में हम लोगों ने आमीटर कनेक्ट किया, मूविंग आयरन आमीटर, राइट। तो दिस आमीटर, दिस इज आमीटर। तो यही आमीटर को इस तरीके से इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या, कि इस तरीके से सर्कल बना के हम लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टर इंक्लूड कर दें। कि ऑब्वियस सी बात है, कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो कॉइल क्या है, कंडक्टर मटेरियल से ही बनाया गया है। जितने भी इलेक्ट्रिकल कॉइल है उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, करंट के फ्लो होने में ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे। एंड एज नंबर ऑफ टर्न्स आर प्रोवाइडेड, तो इक्विवेलेंटली दोनों कॉइल्स का इंडक्टेंस हम लोगों ने कंबाइंड बेसिस पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसी का जस्ट दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखा हुआ है फॉर द मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में एक्सप्रेशन क्या मिला था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का हाफ ऑफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, और एसी के केस में हाफ ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। दिस इज फॉर डीसी, दिस इज फॉर एसी। तो कंबाइंड बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा लिखा जा सकता है। डीसी के केस में यहाँ पे डीसी वैल्यू रहेगी करंट की, और एसी के केस में यहाँ पे करंट की आरएमएस वैल्यू रहेगी, इजंट इट। एट स्टडी स्टेट डिफ्लेक्शन, स्टडी स्टेट डिफ्लेक्शन में क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किए थे, जैसे कि हम लोग डायग्राम्स में देखे हुए थे। स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया हुआ था, स्पिंडल एंड ये सारी चीजें, जेवल एंड पिवोट, जेवल बियरिंग यूज किया था जिसमें स्पिंडल रेस्ट कर रहा था, राइट। तो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया था। तो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म में टी सी इज इक्वल टू कैन बी रिटर्न एज के थीटा। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड वेट करिएगा।
स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया था, और एक जगह पे आपको देखने के लिए मिला था ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म, कि यहाँ पे और इस तरीके से हम लोगों ने दो वेट्स रखे हुए थे। एक था आपका कंट्रोल वेट, एंड दूसरा था बैलेंस वेट। दिस इज ग्रेविटी कंट्रोल कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल में टी सी इज इक्वल टू के थीटा, एंड यहाँ पे क्या होगा, टी सी इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा था, राइट। एंड जहाँ पे थीटा की वैल्यू स्मॉलर होती है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा ओनली। तो टी सी, सिंस देयर फॉर टी सी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर देंगे, राइट। तो टी सी इज इक्वल टू is directly proportional to theta only. Sin theta is approximated to theta. So TC is again can be written as k theta, right. तो चाहे स्प्रिंग कंट्रोल हो चाहे ग्रेविटी कंट्रोल हो, यहाँ पे हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है, आप लोग k थीटा ही यूज करेंगे फॉर द अप्रोक्सीमेशन, राइट। टी डी का एक्सप्रेशन क्या आया हुआ था, हाफ ऑफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा एक्सप्रेशन में देखने के लिए मिला हम लोगों को। एंड थीटा कैन बी रिटर्न एज फ्रॉम हियर, थीटा कैन बी रिटर्न एज 1/2 के नीचे आ गया, एंड आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। इफ डी एल बाई डी थीटा इज कॉन्स्टेंट, अगर ये डी एल बाई डी थीटा की रेट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन के डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर इंडक्टर की वैल्यू कांस्टेंट हुई, डी एल बाई डी थीटा अगर कांस्टेंट हुआ तो क्या एनालिसिस होगा। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो थीटा is equal to 1/2k, and this is dl by d theta is again constant। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, एंड दिस इज आई स्क्वायर। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी इसे भी नेमिंग कर सकते हैं, जी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर k2 या k डैश कुछ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो ये ओवरऑल क्या है, dl बाई डी थीटा भी कांस्टेंट है, तो आई थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इजंट इट, सॉरी आई स्क्वायर, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल प्रोड्यूस कर रहा है। कैसा स्केल है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। लीनियर रिलेशन देगा क्या, कि करंट की वैल्यू जब 1 एम्पियर है तो डिफ्लेक्शन 10 डिग्री, करंट की वैल्यू जब 2 एम्पियर है तो ये 20 डिग्री देगा क्या, नहीं। अगर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता तो थीटा और आई के बीच में जो रिलेशन हम लोग ड्रॉ करते वो लीनियर रिलेशन रहता, राइट। इस तरीके से लीनियर रिलेशन मिलता, लेकिन अभी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन नहीं मिल पाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल प्रोड्यूस करेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। दिस इज नॉट वैलिड हियर, राइट। लीनियर स्केल नहीं मिलेगा, नॉन लीनियर स्केल मिलेगा। अब लीनियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीनियर बनाने के लिए ये क्वेश्चन में पूछता है एमसीक्यूज में, टू मेक द स्केल लीनियर, कंडीशन हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। इफ डी एल बाई डी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, दिस इज द कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर। इफ डी एल बाई डी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, so dl by d theta can be written as c कांस्टेंट। इसको हम लोगों ने अगर इक्वल साइन लगाया यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोगों ने c यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो dl by d theta is equal to c by theta से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ये वाले एक्सप्रेशन के थ्रू चलते हैं, 1/2 के आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा था, 1/2 के आई स्क्वायर, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू
1/2k आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा था। तो यहाँ पे हम लोग पुट करें 1/2k आई स्क्वायर एंड डी एल बाई डी थीटा की वैल्यू c बाई थीटा से रिप्लेस कर दें हम लोग। तो थीटा स्क्वायर, थीटा यहाँ पे चला गया, तो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मैथमेटिकल एडजस्टिंग करके हम लोग स्केल को यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्या कंडीशन आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, थीटा स्क्वायर, ये वाला थीटा इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये c डिवाइडेड बाई 2k आई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड देन अगेन इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करिए तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो आई स्क्वायर अंडर रूट अगर में है अगर, तो केवल और केवल आई बाहर आएगा एंड दिस इज रूट ओवर c बाई 2k, c बाई 2k, इजंट इट, रूट ओवर c बाई 2k। तो ये क्या है, ये अगेन एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया हम लोगों ने एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये लीनियर स्केल बन गया। लीनियर स्केल के लिए कंडीशन क्या रिमेंबर रखना है, डी एल बाई डी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, या फिर आप याद रख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सी डिवाइडेड बाई 2k आई, इजंट इट। तो हम लोगों ने देखा इन रिपल्सन टाइप इट इज इजियर टू डिजाइन डी एल थीटा डी एल बाई डी थीटा is equal to constant, so it is easier to obtain uniform scale। कि रिपल्सन टाइप में क्या होता है, इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, रिपल्सन टाइप में ज्यादा होती है, रिपल्सन टाइप में इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया, इजंट इट। तो dl बाई डी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, dl बाई डी थीटा की वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। और dl बाई डी थीटा, dl बाई डी थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा बनाना रिपल्सन टाइप में इजी होगा, क्योंकि dl बाई डी थीटा की सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, सिग्निफिकेंट वैल्यू इन रिपल्सन टाइप, इट प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट वैल्यू रिपल्सन टाइप में, राइट क्योंकि इन रिपल्सन टाइप इंडक्टर इज more, therefore dl by d theta produces significant value, so dl by d theta is inversely proportional to 1 by theta, designing is easy होगा रिपल्सन टाइप में, इसलिए यूनिफॉर्म स्केल ऑब्टेन करना ये रिपल्सन टाइप में इजी होगा, इजी टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म स्केल, लेकिन ये चैलेंजिंग होगा अट्रैक्शन टाइप में, इसीलिए मोस्ट पॉपुलर क्या है, रिपल्सन टाइप है। इन रिपल्सन टाइप इट इज इजियर टू डिजाइन dl by d theta, dl by d theta is equals to constant, so it is easier to obtain uniform scale। यूनिफॉर्म स्केल ऑब्टेन करना इजी होता है किसमें, रिपल्सन टाइप में, ये सब पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। Therefore, for uniform scale condition is dl by d theta is inversely proportional to theta, and if theta is small, dl by d theta क्या हो जाएगा, theta is very small, तो 1 upon very small value produces infinity, very large value, right? Difficult to design in practice dl by d theta infinite बनाना, कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी तो dl बाई डी थीटा इन्फिनाइट डिज़ाइन करना प्रैक्टिस में बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर लेस हुई तब ये कंडीशन है, राइट और अदरवाइज रिपल्सन टाइप में यूनिफॉर्म स्केल ऑब्टेन करना इजी होता है। तो आप देखेंगे भले ही यूनिफॉर्म स्केल ऑब्टेन हो जाए रिपल्सन टाइप में भी, लेकिन रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जब इस तरीके से आप स्केल देखेंगे रिपल्सन टाइप का जब स्केल देखेंगे तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली स्केल जो होता है वो क्रैम्प्ड होता है,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, राइट। तो इनिशियली ये स्केल कैसा होता है, क्रैम्प्ड होता है। लेट मी ड्रॉ हियर कि इनिशियली ये स्केल क्रैम्प्ड होता है। यहाँ पे मल्टीपल आपको रीडिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। तो इनिशियली दिस स्केल इज क्रैम्प्ड कि दो easy to create uniform scale, but initially in practice scale is cramped because of theta is tending to 0, so dl by d theta dl by d theta tending to infinity. The problem is this. तो राइट कि भले ही इसके यूनिफॉर्म स्केल बनाना इजी रहता है, लेकिन वो इनिशियल पीरियड के लिए नहीं, आफ्टर दैट, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब स्मॉल होती है कि डीएल बाई डी थीटा को अगर हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें, तो इनिशियली देखिएगा डीएल बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट रखते हैं हम लोग, इनिशियली डीएल बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट रखते हैं। यहाँ पे डीएल बाई डी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा बनाते हैं, राइट कि जब थीटा वैल्यू इंक्रीज होगी तो डीएल बाई डी थीटा क्या होगा, रेड्यूस होगा। तो थीटा वैल्यू इधर इंक्रीज होती जा रही है, तो डीएल बाई डी थीटा क्या हो रहा है, रेड्यूस होता जा रहा है इस तरीके से। लेकिन इनिशियली क्या है, डीएल बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट है। तो इनिशियली हम लोग डीएल बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट बनाते हैं, एंड देन आफ्टर दैट कि 0.1 थीटा फुल स्केल रीडिंग के बाद जो है डीएल बाई डी थीटा कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे। दिस इज डिजाइनिंग पैरामीटर्स, राइट। तो डीएल बाई डी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि थीटा इंक्रीज हो तो डीएल बाई डी थीटा का मैग्नीट्यूड डाउन हो जाए, राइट। तो 0.1 थीटा फुल स्केल तक हम लोग डीएल बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट बनाते हैं, जिससे हम लोगों को क्रैम्प्ड स्केल मिलता है, यूनिफॉर्म स्केल नहीं मिलता है। यूनिफॉर्म स्केल के लिए कंडीशन क्या था, फॉर यूनिफॉर्म स्केल condition is this and you have to fulfill this condition, right। तो ध्यान दीजिएगा, थीटा की वैल्यू जब 0.1 थीटा फुल स्केल रीडिंग से कम है, 0.1 थीटा फुल स्केल रीडिंग से कम है, तो डीएल बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्केल मिलेगा। एंड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0.1 थीटा फुल स्केल रीडिंग, देन डीएल बाई डी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा बनाएंगे, जिससे यूनिफॉर्म स्केल मिले। इन सारे पॉइंट्स को रिमेंबर रखिएगा, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और जो कि इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। आज के सेशन में इतना ही हम लोगों ने डिस्कस किया सेकेंड लेक्चर फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही, और नेक्स्ट सेशन में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को कंक्लूड करेंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। जो भी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म करते जाइएगा, जिससे मेजरमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सके आप, राइट। तो इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिसके कारण थोड़ा बोरिंग था आज का सेशन। इट्स ओके, नेक्स्ट सेशन में अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे, जहाँ से हम लोग देन कल का सेशन कंप्लीट करने के बाद मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे, वो भी अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। तो दो हम लोग एजा मीटर और वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर ही यूज